टीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, इमरान खान ने तो फिर आज धमाका कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं 23 दिसंबर को अगले जुम्मे वाले दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ रहा हूँ। और उनका कहना यह है कि जब 60% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट की क्या रेट होगी। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि ये शख्स के पास एक सूबे में 11 करोड़ आबादी है, एक सूबे में 5 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ आबादी के ऊपर जो है इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये फिर भी नहीं चाहता कि मैं डिलीवर करूं, और ये सिर्फ चाहता है कि मैं वजीर आजम बनूं, और जो इसके पास ताकत है वो छोड़ रहा है। और पिछले 8 माह से मुल्क को सियासी तौर पे जो है वो ना चल ही नहीं रहा। और जनरल बाजवा में भी आज बड़े अटैक हुए हैं, और जनरल बाजवा को उन्होंने कहा यही वो शख्स है जिसने मुझे डबोया है। आप क्या समझते हैं, ये तो एक नई सिमत चल पड़ी है, क्या ये वाकई डिसॉल्व करेंगे असम्बलियां? अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है। हाउ डू यू सी दिस करंट, ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया 2018 के बाद जी। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज खान साहब का शो जो था वो पूरा कामयाब नहीं था, ज्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, जिसके बारे में पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं वो दे रहे हैं क्लैरिफिकेशन कि क्योंकि खान साहब ने वीडियो के जरिए किया तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो टीवी पे देख रहे थे। लेकिन साथ जो दो चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे हुए थे वो इस तरह लग रहे थे जिस तरह किसी थाने के अंदर कोई मुलजम बैठा होता है। उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी। बॉडी लैंग्वेज खान साहब की अपनी भी नहीं ठीक थी, जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं, और जो साथ बैठे थे उनके तो तोते उड़े हुए, जिस तरह सही लफ्जों में कहा जाता है, तोते उड़े हुए थे। सबसे बड़ा जो आपने इसके बाद जो रिबटल में राना सनाउल्लाह साहब ने भी और मरियम औरंगजेब ने जब इसको रिबटल किया, तो सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह फरमाया कि परवेज लाई दिहाड़ियां लगा रहे हैं बड़ी सख्ती के साथ, वो करप्शन में इन्वॉल्व है। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, मरियम नवाज ने बड़े तरीके से इनको आड़े हाथों लिया, ना सिर्फ इनको, फर्स्ट लेडी को। और उन्होंने जो कुछ चीजें कही है, और दोनों ने, और एक आज कारा साहब ने भी कहा है कि अगर असेंबलियां तोड़नी थी वो आज तोड़ देते, इनको रखा क्यों गया है? 7 दिन क्या चाहते हैं? अगले फ्राइडे तक क्या होगा? अब उसके बारे में भी लोगों की स्पेकुलेशन है कि ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया। ये चाहते हैं कि जो नून लीग वाले हैं वो अदब एतमाद लेकर आए, और उसके लिए साथ ही राना मशहूद जो है एमपीए पंजाब से, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और हम अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, हमने वैसे इनकी गवर्नमेंट खत्म कर देनी। मरियम औरंगजेब ने जो खुल के बातें की, उन्होंने ये फरमाया कि ये दो असेंबलियां दो सूबों की, ये इनकी करप्शन को छुपाने की गारंटी है, ये कभी भी इनको नहीं तोड़ेंगे। और दूसरा, उन्होंने बार बार, जो पहले भी इस वक्त कई लोग बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर किधर जाएंगे, इसके बाद ये अरेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं समझता हूं कि राणा साहब ने हंसते हंसते एक और भी शोशाद छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इलेक्शन हो ही ना। वो किस तरह? क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन है उसके उसके इख्तियारात में आता है, तो उसके अंदर जो है इस वक्त वो समझते हैं कि इट डिपेंड। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान अगर देखा जाए तो मुआशी तौर पर इलेक्शन अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है, 22 से लेकर 25 अरब रुपए का ये नुस्खा है। और जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास $25 मिलियन नहीं है गूगल को देने के लिए, तो आप इस वक्त, इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। नई असेंबलियों में कौन से फरिश्ते आ जाएंगे? पहले देखा जाए तो जो इस वक्त पीटीआई बार बार शोर कर रही है इलेक्शन का, व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई जो है वो दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो निकला हुआ गन था, जिनको खान साहब ने बड़ा खूबसूरत नाम दिया था इलेक्टेबल्स, तो वो लोग हैं उसमें। तो मेरा मकसद दर हकीकत देखा जाए तो खान साहब से पूछे बंदा कि आप कौन से फरिश्ते लेकर आएंगे और किस तरीके से यहां पर दूध की नहरें और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, सारा ठीक हो जाएगा। आज मैं जो जो कुछ चीजें मैंने नोट की खान साहब की आज तकरीर में, मुझे दो चीजें बड़ी अच्छी लगी। खान साहब ने आज खुद ही एक कन्फेशन किया कि मेरे पास कोई तजर्बा नहीं था। दूसरा, खान साहब ने एक और कन्फेशन किया कि तीसरे या चौथे साल में मुझे कोई मुझे मालूम होना शुरू हो गया कि गवर्नमेंट को किस तरह चलाते हैं। तो खान साहब, आपने कहते हैं ना कि बड़ी जल्दी सीख लिया सारा काम आपने, कंट्री तबाह करके मलक रियाज के साथ और सारे। मेरा मकसद है कि पाकिस्तान को जो नए लोग आपने इंट्रोड्यूस कराए, बुजदार और गोगियां और सारा जो
पाक पतन की जो फैमिली आप लेकर आए हैं, जिस तरीके से खान साहब ने बड़ा अच्छा तजर्बा किया है, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे एक और हमला किया है, जो मैं समझता हूं कि एक ज्यादती है, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पहले ही रिप्यूट बहुत खराब हो चुकी है, बहुत ही रिप्यूट खराब है। और खान साहब ने आज फिर कहा कि मैं तो पाक दामन हूं, मुझे तो पता ही नहीं है करप्शन चीज क्या होती है, मैं तो नाक में रोटियां डालता हूं। ये तो चीमा साहब, अपना बाजवा साहब हैं जो सारा कुछ कर गए हैं। और लेकिन ये भी खबर आ रही है कि बाजवा साहब सोच रहे हैं डेफेमेशन का केस करने के बारे में भी। ये भी एक नई आज बात है। लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, वो एक एवरेज पाकिस्तानी सिटीजन का है, जिसको पता भी नहीं चलना और अरबों के टीके लग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको मेरा ख्याल है, मैं जो मुझे एक चीज जो मैं कल परसों सोच रहा था वो भी शेयर करूं आपके साथ कि चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान चल किस तरह रहा है। 72 इस वक्त मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और उनमें से 20 के करीब कोई महकमे भी मौजूद नहीं है। वो वजीर बेमहकमा और सरकारी झंडे वाली गाड़ियां और वो लल्ले तरल्ले कर रहे हैं। लेकिन वो जो मिनिस्टर है वो क्या है, अब वो क्योंकि वो कोलिजन गवर्नमेंट है। फजलुर रहमान साहब के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियों पे कब्जा किया हुआ। फॉरेन ऑफिस जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आपकी नून लीग के पास है। और इन्होंने अपने अपने लोग रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, बल्कि दुश्मनियां हैं एक दूसरे के साथ। अब उसकी मैं ताजा मिसाल आपको दूंगा। बिलावल भुट्टो साहब ने यहां बैठ के मलक तसद्दक का सत्यानाश इन्हीं से कर दिया है कि हम रशिया से तेल नहीं ले सकते, हम तो उसको रशिया की जो तेल है उसको रिफाइन करने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये देख लें कि इनकी कोऑर्डिनेशन, एक गवर्नमेंट, एक कंट्री और दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस। और इसी तरीके से मुल्क के अंदर भी इन सारी मिनिस्ट्रियां दे आर। अब मैं थोड़ा सा पंजाब का बताना चाहूंगा आपको। पंजाब के अंदर इस वक्त परवेज लाई साहब, चीमा साहब, परवेज लाई साहब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के किसी अफसर को नहीं रख रहे। वो अपने पीसीएस के, पंजाब सिविल सर्विस कमीशन के लोगों को रख के तो अपना काम चला रहे हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो आपका जो शिप है वो कंटिन्यूसली सिंकिंग, और रोकने वाला और पूछने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं 9 दिन के। ये उनका मेरा ख्याल 35वां या 36वां मुल्क है 7 महीने के अंदर अंदर। उनका आधा सूबा जो है वो डूब चुका है। उनका 4 करोड़ लोग उनके सूबे से जो है वो खुली छत के नीचे हैं, और वो यहाँ पे हर थिंक टैंक और हर चैनल के ऊपर अपने बैठ के नाना को याद करा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और जिन मेरे ख्याल में मैंने कल बैठ के कंपैरिजन किया है फॉल ऑफ ढाका के साथ कि आज तक आपने वहां से क्या सीखा है। आप उससे भी पीछे जा चुके हैं, और जिस स्पीड से पीछे जा रहे हैं, कल एक एंकर ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं, शायद हम 16 दिसंबर 2023 तक एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी विल बी ऑन द मैप। और व्हाट इज आवर फ्यूचर, व्हाट इज आवर फ्यूचर। तो ये, लेकिन ये कि दुख के साथ ये कहूंगा कि किसी पाकिस्तानी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आज अगर देखा जाए एज एन इन्वेस्टर, एज ए फॉरेन इन्वेस्टर, या कोई भी पाकिस्तान मैं जाना चाहता हूं, मैं किसके साथ डील करूंगा, किस मिनिस्ट्री के साथ डील करूंगा। मुझे आज मैं समझता हूं आज मोदी साहब या किसी और ने पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग शुरू करना हो, वो किससे करेगा। आज शहबाज शरीफ साहब हैं, वो किसी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करना हो तो पहले वो लंदन जाते हैं, फिर लंदन जाके वहां से पूछते हैं कि भैन होने का की करिए। फिर ये आपके हालात हैं। और परवेज लाई साहब के बारे में रोज एक आती है खबर, वो जहाज लेकर पिंडी आए थे, किसी खास अहम आदमी से मिलकर एयरपोर्ट से घंटे बाद वापस चले गए। तो मेरा दर हकीकत ये है कि जिस तरह ये कौम मैनेज की जा रही है 1947 से लेकर आज तक, मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं ना कि मेरा ख्याल है वी आर टचिंग द बॉटम ऑफ इट नाउ, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर ताड़ साहब, ये तो इमरान खान शायद वो समझते हैं कि वो इंडिस्पेंसिबल हैं, वो जो मर्जी करेंगे, अवाम बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे लगी रहेगी। इधर ताड़ साहब, हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान को कह दिया तालिबान को
कि हमारी बस होती जा रही है और हम जो है टीटीपी को हंट डाउन कर सकते हैं और अफगानिस्तान के अंदर घुस के मार सकते हैं। उधर यूएन में डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो एक तू मैं जो है वो हुई है। ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ये मुल्क की जो डायरेक्शन है ये किस तरह सेट होगी तार साहब, हम किस तरह चीज़ें मैनेज कर पाएंगे? इमरान, आज मैं देख रहा था कि आज भी मेरा ख्याल है कोई यूएन ने कहा हुआ है कि जो एड पाकिस्तान को देनी है वो 15% है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं वो बेसिकली यूएन की एड के सिलसिले में बैठे हुए हैं कि वो एड आए, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनका सिंध में जाना है, क्योंकि सिंध में बड़े फ्लड्स आए हैं तो ये कुछ डेवलपमेंट करा लें अगले, और साथ में सीवीसीवी भी अपनी बेहतर कर रहे हैं। तो हमने फिर किधर जाना है कि यूएन का और बाकी मुल्कों का पैसा आ नहीं रहा, लोग हमारे डूबे हुए हैं, बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, खवातीन को जो है वो प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही वहां पे फ्लड्स में, और एलीट की लड़ाइयां ऐसे जैसे लाहौर में ही सारा पाकिस्तान बसता है। तो हम फिर यहाँ से आगे कैसे जाएं? और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो खामोश है, जनरल बाजवा अंडर प्रेशर है और जो बोलता है उसका यहाँ वो चैनल बंद कर देते हैं या उसको ऑफ कर देते हैं। तो डायरेक्शन क्या सेट हो रही है? आप ये भी बताइएगा, क्या हुकूमत ये इलेक्शन वगैरह लड़ेगी या कि दोबारा इन्हीं को कहेगी जी ठीक है आप लड़ लें और फिर असम्बलियों में आ जाएं? ये डायरेक्शन क्या बन रही है इंडिया के हवाले से बताएं, ये जो डॉक्टर जयशंकर के साथ ये जो थोड़ा सा हुआ, और अफगानिस्तान का जरा बताएं कि ये क्या हो रहा है? अगर हमें अफगानिस्तान भी हमला करना पड़ गया तो हमने फिर 50 साल क्या किया, इसमें भी कोई बात नहीं करता। चीमा साहब, अगर कोई डायरेक्शन होती, मतलब कंट्री की कोई डायरेक्शन होती, तो हम इस पॉइंट पे ना पहुंचते। हमारे वी आर डायरेक्शनलेस पीपल, वी आर होपलेस, डायरेक्शनलेस, फेथलेस वी आर। अब मैं क्या कहूं, हमारे अब इस वक्त आपका सबसे बड़ा इशू जो है वो आपका इखलाकी मसला है। आप इखलाकियात को बिल्कुल, क्योंकि देखें, जब अखलाकियात ही नहीं तो आप नेशनलिज्म कहां से आएगा? जब अखलाकियात ही नहीं तो वो आप मोरालिटी का इशू है इस वक्त सबसे बड़ा। और देखा जाए, अगर जितनी मेहनत से हमने मांगने आते हैं, अगर इतनी मेहनत से हम एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दें, अगर इतनी मेहनत से हम कोशिश करें कि यार हमने अपने पांव पे खड़ा होना, तो बांग्लादेश भी तो खड़ा हो गया अपने पांव के ऊपर। चाइना भाग भाग के जाते हैं केक बैक लेने, कमीशनें लेने, 50 साल में देखिए वो कहां चला गया। लेकिन हकीकत मसला इस वक्त हर पाकिस्तानी को मसले का पता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। हर पाकिस्तानी को पता है कि ये सारे फ्रॉडिये हैं, ये लूट रहे हैं, ये खा पी रहे हैं। रोजाना खबरें आती हैं, एंकर निकाल निकाल के स्टोरियां बताते हैं कि फला ये खा गया, फला ये खा गया, इतने ठेके ले गया, ये कर गया, वो कर गया। लेकिन ये कि अब इस वक्त मेरे ख्याल में वी हैव बिकम इम्यून। हम ये रिश्वत को हमने अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया, करप्शन को कल्चर का हिस्सा बना लिया है, और मुल्क को खाना, तबाह करना, फ्रॉड, ये दिस इज व्हाट हैज गॉन इनटू आवर इन आवर बोन मैरो, इन आवर ब्लड नाउ। अब असल में कोई हम ऐसे लोग हैं, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं ताकि आके वो शेकअप करे पाकिस्तान को। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आप देखें, एक कंट्री है, तरक्की उसने क्या करनी है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अफगानिस्तान के लिए आपने हमारा पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग 3 पर्सनल जो है उसने जाते ही काबुल में चाय पी जाके उसने। फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन ने अदालत में कहा, असेंबली में कहा कि चेन्स तोड़ दी गई। फिर आपने इस्लामाबाद लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान का झंडा लगाया। फिर आपकी कौम ने भंगड़े डाले हैं वो तालिबान। फिर आपने ये कहा कि ये तालिबान हमें कश्मीर आजाद करा के देंगे। आज अंदाजा लगा लें वो आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। अब उनके साथ कहां खड़े हैं, वो अंदर घुस के मारने के लिए तैयार है आपको। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम उनके साथ सख्ती से, क्यों नहीं कर रहे हो यार? What is stopping you to do it? Saving the life of the Pakistani citizens is your base responsibility. This is your primary responsibility to save the lives and the property of Pakistanis और पाकिस्तान। कौन आपको रोक रहा है कि आप तालिबान के साथ आप जाके टीटीपी के साथ अपना सख्त हाथना इस्तेमाल करें? लेकिन तर हकीकत, जब आप चमन और तोरखम से आपने रिश्वत की फैक्ट्रियां लगाई हैं वहां पे, आपको मैंने कई दफा चीमा साहब कहा था, जो अफसर वहां पे 6 महीने साल वहां रह के आ जाता है वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। अब बल्कि मैंने इस वक्त रिसर्च कर रखी है कि हमारे असली मसाइल क्या है। आपका सिर्फ असली मसला ये है, आपके एक तो अफगानियों के साथ जो आपने बना रखा है कि सिलसिला, कंधार के सारे अफगानी जो है उनके लिए एंट्री है पाकिस्तान, दूसरे जो सिटीजन उनके लिए वीजा है। फिर आपने वीजे कम कर दिए हैं, फिर आपने वहां बुला के अफगानियों को जमीन पे बैठाते हैं,
उनको ये इशू है कि हमारे जो कबाइल के सरदार हैं उनको भी जमीन पे बिठा के तजलील की जाती है वहां। फिर वहां पे आपने एक इस तरह टनल सी बना रखी है, वहां से 1 बाय 1 आप निकालते हैं, आधे अफगानी वहां सफोकेशन में उनके बच्चे बीवियां वहां जलील ख्वार होते हैं। या तो बिल्कुल उसको बंद कर दें, या फिर उनको रिस्पेक्ट दें आप, या बिल्कुल बंद कर दें, उनको कहें नहीं वो कैन अफोर्ड इट। और दूसरा, यू हैव टू टेक द फर्म डिसीजन, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। इस तरह मुल्क नहीं चलते या इस तरह बॉर्डर नहीं चलते। और दूसरा बात आई, जब अब डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहे थे, इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की भारत के साथ रिलेशनशिप जो है, जरूरत तो भारत की भी होनी चाहिए क्योंकि वो तरक्की पे जा रहे हैं, और पड़ोस के साथ ऐसे ही खामखा में एंगेज करना अपनी तरक्की को रोकने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत, ईरान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ, और जो चाइना के साथ आपने हाथ कर दिया वो भी ठीक करना चाहिए। 26 करोड़ रुपए आप खा गए उनका, 26 करोड़ डॉलर, 26 बिलियन डॉलर्स आप उनका खा के डकार मार गए हैं, बल्कि उल्टे उनके शहरियों को मारते रहे आप। आपको चाहिए उनके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। और दूसरा, आप बिल्कुल भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक हमसायों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेगा। और ये जो फिलॉसफीज 2-3 थी चीमा साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें कि पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से पैसे बनाए, पूरी दुनिया को दहशतगर्दी बेची कि देखें हम कितने खतरनाक हैं। और मुझे ये बताएं, खासकर आज आप तालिबान तालिबान कहते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब की अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने इनको अमेरिकन के हाथों बेचते रहे। अब मैं ये बताएं, जो वॉर लॉर्ड इस वक्त गुटानामो बे से हटके पीछे गए हैं, 20-20 साल जेलों में रह के गए हैं, आपका क्या ख्याल है वो आपके लिए वहां आपके लिए दुआएं कर रहे हैं? वो खत्म पढ़ रहे हैं तो वास्ते आज वो कहते हैं आपने हमसे हर जगह बेचा आपने हमें। और दूसरी साइड पे ये एक इशू ये था कि आपने अफगानिस्तान से पैसे बनाते रहे, दहशतगर्दी के वेस्ट से आप निचोड़ते रहे, वेस्ट को डॉलर पाउंड यूरो बनाते रहे उनसे। दूसरा, हमेशा आपने कश्मीर के साथ भी डबल गेम की, कश्मीर को भी आपने इशू बना के उसके ऊपर भी आपने पैसा बनाने की कोशिश की। आप इन चीजों से निकलना पड़ेगा। निकलने से मुराद ये है कि यू हैव टू सेट अप योर लाइन्स। खुदा के लिए, जिस तरह चाइना ने 50 साल गुमनामी में रह के तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की इसी तरह हो सकेगी चीमा साहब, जो आपके डिसीजन मेकर हैं उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, उनकी डबल सिटीजनशिप ना हो। लेकिन वो पता है सबको, मैंने शायद कई दफा ये कहा है, आसम मुनीर साहब को एक बहुत सीरियस डिसीजन लेना चाहिए कि आर्मी के जो की पोजीशंस के ऊपर जनरल या ब्रिगेडियर या जो मेजर जनरल है, मेक श्योर करें कि उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर हो। या अगर जाना है बाहर उन्हें, तो ये देखें कि इसकी तनख्वाह कितनी है और इसके बच्चे की ट्यूशन फीस कितनी है। तो ये क्रॉस द बोर्ड ये चीजें डिसीजन लेनी पड़ेगी। ये यहाँ पे जो 18-18 ग्रेड के वालों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, साल की 4-4 लाख रुपए 2-2 लाख डॉलर ट्यूशन फीसें देकर, उनको देख के शर्म आती है। जब वो पास से गुजरते हैं तो पाकिस्तान के खून की स्मेल आती है उनमें से। बिल्कुल सही कहा। ये यही वजह है कि आज मैं देख रहा था कि जो तार साहब इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में 30% तक हो गई है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज्यादा कम माइनस में जा रही है। अब तो पैसा आ ही नहीं। मतलब एक बात है, आप और मैं यहाँ बैठे वॉशिंगटन डीसी में परेशान है, पाकिस्तान के मथे बांटेगी। चीमा साहब, मैंने आपको पहले कहा था कि पेट्रोल आपका 1,000 रुपए का लीटर भी हो जाए, कोई V8 गाड़ी रुकी लाहौर इस्लामाबाद कराची में, तो मैं जवाब दे 1,000 का लीटर। सही कह रहे हैं। और आज अगर रोटियां डॉलरों में बिकनी शुरू हो जाए इन 3 शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अगर किसी के माथे में बालू हाथ बताए मुझे, उसकी वजह यह है कि करप्शन का इतना पैसा है। आप ये सोचें जरा, कभी आपके कंटेनरों में डॉलर जाते रहे अफगान पीरियड में, वो डॉलर किधर, कुछ तो बैंकों में पड़े, कुछ तो लोगों के तहखानों में पड़े, कुछ की रजाइयों में, सरानों में पड़े। ये सही बात है। कई दफा मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट बैंकरप्ट है, लोगों ने तो घरों में डॉलर और पाउंडों की ढेर लगा के बैठे। सही बात। ये हमारे कुछ दोस्त हैं FBI में, वो बताते हैं कि लोगों के घरों बेसमेंटों में बड़ा पैसा पड़ा हुआ था। साहब एक बात बताएं, ये आप अक्सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो लीडरशिप है उनको सच बोलना चाहिए और खुल के अवाम के सामने, दुनिया के सामने अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मैं ये 2 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल को ये बात बड़ी तकलीफ हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन में, यहाँ पे न्यूयॉर्क में इंटरव्यू दिया PBS न्यूज़ आर को, और ये कहा कि हम तो रशिया से तेल ही नहीं ले रहे।
और जबकि और उन्होंने कहा ना हमारी कोई डिस्कशन ही अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है कि हम तेल ले रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है वो कह रहे हैं जनवरी में टीम आ रही है। तार साहब उधर डॉक्टर जयशंकर को देखें, डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया में जाके डिफेंड कर रहा है कि हाँ मैं तेल ले रहा हूँ, जाओ जो करना है कर लो। वो कह रहा है हाँ इंडिया तेल लेगा, मेरे लिए सबसे पहले जो है वो इंडिया की आवाम है, हमने फैसला इंडिया की आवाम को देख के करना है, हमने फैसला आपको देख के या किसी और को देख के नहीं करना। क्या वजह है कि डॉक्टर जयशंकर ताड़ साहब तड़ी लगा सकता है और हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है अमेरिका में आके, जिस तरह आप कह रहे थे 35वां 36वां मुल्क है उनका, वो तो जैसे ना इंटरनेशनल हॉलीडेज पे निकले हुए हैं, 5 स्टार हॉलीडेज पे। हमारा मुल्क जो है, हमारा लीडर क्यों बात नहीं कर सकता ताड़ साहब? हमारा लीडर वो फिर पीटीआई वाले कहते हैं हमारा लीडर बात करता है और फारा कर छाड़ देने। तो ये फिर क्या चीज है? मतलब बिलावल क्यों इतना कमजोर आपको लगा है? जो है इंडिया पे चढ़ाई की है और अमेरिका के सामने आके क्या जी खामोश हो गए इधर? दर हकीकत इसको समझने के लिए बिलावल भुट्टो साहब का ये जो स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए सिर्फ एक बात की जरूरत है कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ लेने क्या आए। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ अपने पीआर ट्रिप के ऊपर आए। बिलावल भुट्टो साहब अपनी वालदा के रिलेशनशिप जो है उनको दोबारा ताजा करने आए हैं। अमेरिकन को बताने आए हैं कि अगर मुझे आप सपोर्ट करें टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, आई विल गिव यू एवरीथिंग। और उसी के अगर तनाजर से देखा जाए तो यहाँ बैठ के उन्होंने तो सिर्फ कहा हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। हो सकता है अभी कुछ दिन और है यहाँ बैठ के रशिया को 2-4 गालियां भी निकाल दें जाते दफा, क्योंकि वो और बिलावल भुट्टो साहब ठीक है, वो चाइना को रशिया को गालियां देके यहां से जाएंगे पाकिस्तान से। और दूसरा आप जयशंकर साहब से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो बार जयशंकर साहब के पास पैसा है, $560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है। वो तेल लेते हैं अपनी मर्जी से लेते हैं, बोइंग एयरबस से सौदे करते हैं, खुद लेते हैं। राफेल तैयारे जो है वो उन्होंने कैश दे के लिए। आपके पास खाने को चीज कोई नहीं। आप कौन सा मुल्क छोड़ा है जहां से आपने खैरात नहीं मांगी? कौन सा मुल्क ऐसा छोड़ा? और हर मुल्क को पता है कि जो कुछ हम यहां से देते हैं वो पाकिस्तान नहीं पहुंचता, वो अपनी असली जगह पे नहीं पहुंचता। अब हर आदमी को पता है। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा ताड़ साहब कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान का नाम आए जिस तरह हर एक मुल्क का, इंडिया का आजकल नाम आए तो कहते हैं जी आईटी के बड़ी ग्रिप। पाकिस्तान का नाम आए तो क्या आता है? मैं क्या आज से 10 साल पहले दहशतगर्दी, आज खैरात। कि आज आपको पाकिस्तान का नाम लें तो वो कहते हैं कि रोग स्टेट, अ फेल स्टेट, next to Sri Lanka. This is what is your repute in the capitals of the world. तो आपको बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब को मेरे ख्याल में वो पूछने वाला जो कोई नहीं। 9 दिन के लिए आए हैं तो चाहे 9 महीने यहाँ बैठे रहें, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो कोई आपको पूछने वाला हो तो तब तो है ना। एजेंसियों के साथ मिलके जब गवर्नमेंटें बनानी हो तो हलकों में और सलाब जदगान को पूछने का बताने की क्या जरूरत है? देखें अब, लेकिन ये कि इसमें ये जो बात हुई है, मैंने आज बल्कि पढ़ रहा था कि बीजेपी वालों ने बड़ा सख्त इसका रिएक्शन इसका लिया है। वहां पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाद जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं। उनको भी बहाना चाहिए, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। लेकिन ये कि चले, मेरे ख्याल में टेट फॉर टैट था, दोनों साइडों से बातें होती रही। चीमा साहब, जो मेरा पॉइंट इसमें ये था कि दोनों ने जो बातें की हैं वो माजी की बातें की, मुस्तकबिल की बात किसी ने नहीं की। किसी ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, हम कहां तक जाएंगे। देखे ना, जयशंकर साहब भी तैयारी करके आए थे, वो बॉम्बे अटैक्स की नर्स एक साथ लेकर आए थे। आज वो भी खबरों में लगी पड़ी है, उसने भी आके यहाँ पे टेस्टिफाई भी किया है। उसके बाद उन्होंने सारा एक पूरा प्लान बनाकर आए थे जयशंकर साहब, और ठीक किया उन्होंने कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री बना के दुनिया के सामने रखा जाए। पूरी तैयारी थी। मेरे ख्याल में इंडिया इज अ रीजनल पावर। उनको चाहिए था कि इस वक्त अगर बात करते तो चाइना की बात करते, और स्टैंडर्ड उनका भी डबल है इस वजह से कि तालिबान के साथ, तालिबान की दहशतगर्दी के लिए उनके कुछ स्टेटमेंट कुछ और हैं, उनकी फीलिंग्स कुछ और हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी दहशतगर्दी के स्टाइल कुछ और। तो उसमें देखा जाए तो ये टिट फॉर टैट था, लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड ऑन बोथ ऑफ देम। मेरी नजर में डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी मैच्योर पर्सन, वेरी मैच्योर डिप्लोमेट। तो मेरे ख्याल में मैं जो समझ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आके कुछ चीज प्रपोज करेंगे, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन ये कि उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कोई नहीं की। उन्होंने कोई फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा। जिस तरह खान साहब ये कहते हैं जब तक मोदी है हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, इसी तरह की मिली जुली स्टेटमेंट वो भी दे गए यहाँ से, इसी तरह का कुछ दे के गए हैं। दिस इज नॉट हाउ द डेवलप्ड कंट्रीज और मैच्योर डेमोक्रेसीज बिहेव, मेरे ख्याल। तो ताड़ साहब, ये तो फिर हमें जो है वो
वो फाइनेंस, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम कह रहे थे हो सकता है फॉरेन ऑफिस को पता ही ना लगा हो। एनी हाउ तार साहब, एक और आखिर में बात करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि डॉलर तब पाकिस्तान में ठीक होगा जब अफगानिस्तान में स्मगलिंग बंद होगी। नहीं तो वो स्मगलिंग रोकनी किस? तो पहले कहते थे सागदार आ गया, देखो डॉलर थले जा रहा है। आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि स्मगलिंग बंद होगी तो डॉलर ठीक होगा। आज सुना तार साहब इन्होंने कोई आधा अरब डॉलर भी पकड़ा है, 500 मिलियन डॉलर की अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद पे की स्मगल हो रहा था, कुछ हो रहा था, वो भी पकड़ा है। तो इस हवाले से कह रहे हैं कि जो डॉलर है वो स्मगलिंग बंद हो। तो ये इन्होंने स्मगलिंग पर डाल दिया, इसका मतलब है फिर मतलब इकोनॉमी में तो कोई गलत बात नहीं ना देते। देखें, इसाक डार साहब का नाम डॉलर से मिलता जुलता है, डार और डॉलर, लेकिन ये कि इसके लिए कुछ अकल या कुछ इसके स्टेप्स की जरूरत है। वो कहते हैं जी मैं इकॉनमी को बड़ा समझता हूं, मैं जरा को इस तरह तो नहीं ना हो जाता। ये 76 साल के जो धोखे लगे हैं सारे, ये एक बंदा महीने डेढ़ में आके किस तरह कर लेगा? उसके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ उसने डॉलर छापने शुरू कर देने वहां पे? ये ऐसे। और दूसरा चीमा साहब मैं आपको बताऊं, बहसीते नेशन आपको, बहसीते कौम आपको ये सारा कुछ लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। इस वक्त अगर देखी जाए, आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप बिजली बनाते हैं, बिजली बनाकर इस वक्त गवर्नमेंट को तकरीबन 25-30 रुपए जेब से सब्सिडी डालकर देनी पड़ती है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर एक्सपेंस। और दूसरा, इसके ऊपर आपके पास किसी पार्टी के पास पॉलिटिकल कैपिटल या इक्विटी नहीं है कि वो इतना टफ डिसीजन लेकर इसको, बिजली को इतना महंगा कर सके। लेकिन ये कि आप दर हकीकत आपके बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं जिस तरह वो कहते हैं ना, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता, समझता बिल्ली चली गई। आप सारे इसी तरह के हैं। और दूसरा, जो आपके कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं सारे करप्ट हैं। मेरा मकसद उन्होंने, अब तो खान साहब के भी 3.5 साल की स्टोरी सामने है। अब जो वो बार बार जिहाद और अमर बिन मारूफ की बात करते हैं तो अजीब सा लगता है कि उनके मुंह से अब अच्छी नहीं लगती ये बातें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छी नहीं लगती। और आप वाली बात है कि ये सारा कुछ है वो शाह साहब पे डिपेंड करता है कि शाह साहब जो है वो कोई सोल्यूशन निकालते हैं या ਤੁਹਾਡੇ वाली गल बुकल मार के पे रहंदे। चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान को चलाने वाले जो हैं वो आपके एस्टेब्लिशमेंट और मलक रियाज हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर फीलिंग्स, हाउ दे फील अबाउट इट, व्हाट दे वांट टू डू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साहिदार साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।